गरीब दर्जी माँ की 5 सरकारी नौकरी वाली बेटियां। कुलदीप एक खेत में खुदाई कर रहा था। अब पांचों बेटों की परीक्षा की फीस के पैसे कहाँ से लाऊं मैं? पता नहीं कब तक हमें इस गरीबी में जीना पड़ेगा। तभी खेत का मालिक उसी गांव का मुखिया बलराम वहां आता है। कुलदीप, कल खेत से फसल निकलने वाली है, इसीलिए आज रात तुम खेत में रहकर फसल पर नजर रखना। जी मालिक मुझे 2,000 रुपये उधार चाहिए, बेटियों की परीक्षा की फीस देनी है। कुलदीप, मैं पहले ही तुम्हें 25,000 रुपए दे चुका हूँ। वो पैसा अब तक नहीं लौटाया तुमने मेरा, और अब 2,000 और मांग रहे हो। मालिक, मैं धीरे धीरे करके दे दूंगा आपको पैसे। बलराम कुलदीप को 2,000 रुपये देकर वहां से चला जाता है। शाम के समय कुलदीप अपने छोटे से घर में आता है। उसके घर में उसकी पत्नी दामिनी और 5 बेटियां कोमल, पायल, अनीता, जानवी और साक्षी थी। कुलदीप बहुत ही गरीब था। वो सालों से सारंगपुर गांव में गांव के मुखिया बलराम के खेत में मजदूरी करता आ रहा था। कुलदीप की रोज की आमदनी 300 रुपए थी। दामिनी अपने घर में लोगों के कपड़े सिलाई का काम करती थी। उसके पास महीने के गिने चुने लोग ही कपड़े सिलवाने आया करते थे। कोमल बेटा, ये लो 2,000 रुपये, कल पांचों अपनी परीक्षा की फीस जमा करवा देना। जी, आप फिर से मुखिया जी से पैसे उधार ले आए? क्या करूं दामिनी, अब तुम तो जानती हो ना कि मेरी रोज की कमाई केवल 300 रुपये है, और वो सारा पैसा घर खर्च में चला जाता है, और तुम्हारी सिलाई काम के भी इतने पैसे नहीं आते। जी, पहले ही आप मुखिया जी से कितने पैसे उधार ले चुके हैं, अब कैसे देंगे आप उन्हें पैसे? मैं दे दूंगा दामिनी, धीरे धीरे। अच्छा, अब जल्दी से मुझे एक डिब्बे में खाना बांध कर दे दो। आज रात मुझे खेत में ही रहकर फसल की देख रेख करनी है। कोमल, पायल, अनीता ये तीनों 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, और जानवी, साक्षी ये दोनों 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद ही पांचों की परीक्षा थी। थोड़े समय बाद कुलदीप टिफिन लेकर बलराम के खेत में चला आता है, आधी रात के समय। कितनी नींद आ रही है, थोड़े समय के लिए सो जाता हूँ। कुलदीप वहीं खेत में सो जाता है। थोड़े समय बाद कुछ जंगली जानवर वहां आकर कुलदीप पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। अगले दिन कुलदीप की मौत की खबर सुनकर दामिनी और उसकी 5 बेटियां पूरी तरह से टूट जाती हैं। कुछ दिन बाद सवेरे, माँ, आज हमारी परीक्षा है, हम परीक्षा देने जा रहे हैं। दामिनी अपने घर के आंगन में आकर अपनी बेटियों को परीक्षा के लिए भेज देती है। तभी पड़ोस की कुछ अमीर महिलाएं दामिनी के पास आती हैं। दामिनी बहन, आपकी बेटियां कहाँ गई? वो परीक्षा देने गई हैं। माफ करना दामिनी बहन, पर अब आपकी बेटियां जवान हो चुकी हैं, और आजकल के माहौल के बारे में तो आप जानती ही हो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आजकल तो जवान बेटियों को घर से बाहर भेजना ही मुश्किल हो चुका है। कैसी कैसी बातें सुनने में आ रही हैं आजकल। हाँ, पर मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं, वो स्कूल से सीधे घर ही आती हैं। अरे दामिनी बहन, परेशानी कह कर नहीं आती, हमारा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर वो सब वहां से चली जाती हैं। तभी दामिनी घर में आकर सिलाई मशीन पर कपड़े सीने लगती है। वैसे बात तो सही कही सबने, मेरी बेटियां तो अब जवान हो चुकी हैं। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? नहीं, मेरी बेटियां ऐसी नहीं है, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। दामिनी कपड़े सीने लग जाती है। पर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? दामिनी के दिमाग में पड़ोस की महिलाओं की बात ही घूम रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और यही सोच में दामिनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उससे अब सिलाई का काम भी नहीं हो रहा था। एक दिन सवेरे, कोमल बहन, अब तो हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी है, और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, ना पास में पैसे हैं, और माँ की तबीयत भी इतनी खराब है, तो हम बहन ही बाहर जाकर काम करके पैसे कमाते हैं। हाँ नीता, सही कहा तुमने, अब तो माँ से भी सिलाई का काम नहीं हो रहा है, अब हमें ही कुछ करना होगा। पर हम क्या करेंगे? जानवी, काम तो पायल, अनीता और मैं, हम तीनों करेंगे। तुम दोनों घर में माँ के पास ही रहना, पर माँ को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम काम करने जा रहे हैं। तीनों दामिनी के पास आते हैं। माँ, अनीता, पायल और मैं, हम तीनों हमारी सहेली रिया के घर मेहंदी सीखने जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। ठीक है बिटिया, जल्दी घर आ जाना। तीनों गांव में काम तलाश करने चली जाती हैं। काफी समय तक घूमने के बाद तीनों को उसी गांव में एक कारखाने में 300 रुपये रोज से सफाई का काम मिल जाता है, और वो उसी समय उस कारखाने में सफाई करने लगती हैं। शाम के समय तीनों को अपने काम से 900 रुपये मिल जाते हैं। देखो पायल, अनीता, हमें एक दिन काम करने के 900 रुपये मिल गए। तीनों उन पैसों से राशन लेकर अपने घर आती हैं, और अपनी माँ से छुपा कर वो राशन घर में रख देती हैं।
कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सवेरे बलराम मुखिया दामिनी के घर आता है। दामिनी बहन, मैंने आपके पति को 27,000 रुपए कर्ज दिया था, वो पैसा अब तक नहीं मिला मुझे। अब आप ही मुझे मेरा पैसा दीजिए। मुखिया जी, मैं कहाँ से दूँ आपको पैसा? मैं तो काफ़ी दिनों से अपने घर में बीमार पड़ी हूँ। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए ना, मैं धीरे धीरे करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। नहीं, मुझे थोड़े बहुत नहीं, पैसे अभी चाहिए। तभी कोमल पायल अपनी कमाई के जमा किए हुए पैसे 5,000 रुपये बलराम को देते हैं। मुखिया जी, अभी आप ये रख लीजिए, हम धीरे धीरे दे देंगे आपको पैसे। बलराम पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कोमल, पायल, ये पैसे तुम कहाँ से लाई? तभी कोमल दामिनी को कारखाने में काम करने की बात बताती है। ये सुनकर दामिनी गुस्से में तीनों को मारने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर जाकर काम करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। माँ, अब अपना गुजारा और हमारी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हमें काम तो करना ही होगा ना। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। तुम्हारी माँ मर नहीं गई, मैं जिंदा हूँ अभी, और मेरे रहते मेरी बेटियाँ बाहर जाकर काम नहीं करेंगी। उसके बाद दामिनी अपनी बेटियों का काम पर जाना बंद करवा देती है। 2 दिन बाद दामिनी अब गांव वालों के कपड़े सिलाई का काम शुरू कर देती है। एक दिन सवेरे, माँ, हम शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, हमें आगे पढ़ाई करने दीजिए ना माँ। बिटिया, तुम पढ़ाई करके क्या करोगे? नहीं माँ, हमें पढ़ना है। दामिनी की 5 बेटियां बहुत जिद करने लगती हैं। ठीक है, तुम 5 जाओ शहर अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हें यहाँ से पैसे भेजती रहूँगी। अगले दिन दामिनी अपने घर के कुछ सामान को बेचकर और लोगों से थोड़ा कर्ज लेकर अपनी 5 बेटियों को शहर में पढ़ने के लिए भेज देती है। 5 बहनें कॉलेज के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती हैं। इधर दामिनी रात दिन गांव वालों के कपड़े सिलाई का काम करने लगती है और अपनी बेटियों को शहर में पैसा भेजती है। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। दामिनी की 5 बेटियां शहर के माहौल में इतना घुल मिल गई थी कि वो अपनी माँ तक को भूल चुकी थी। तो वो वहीं काम करके पैसा भी कमाने लगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी करने लगी। कुछ सालों बाद कोमल एक डॉक्टर बन चुकी थी, पायल एक वकील, अनीता पुलिस ऑफिसर और जानवी साक्षी दोनों टीचर बन चुके थे। एक दिन सवेरे ये 5 बहनें शहर में अपने बड़े से घर में थे। अरे बहनों, पढ़ाई और काम में काफी सालों से हम कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए, चलो ना हम कहीं घूम कर आते हैं। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ, चलो हम गौंदपुर गांव की पहाड़ी पर घूमने चलते हैं, सुना है वो पहाड़ी बहुत बड़ी है। 5 बहनें अपनी कार में बैठकर गौंदपुर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें सारंगपुर गांव मिलता है। अचानक वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल अपनी कार सड़क पर एक जगह रोकती है। ये बारिश को भी अभी आना था। तभी 5 के सामने एक बूढ़ी महिला फुटपाथ पर पड़ी दिखाई देती है, जो बारिश के पानी में भीग रही थी। अरे बहनों, देखो सामने एक बूढ़ी महिला कैसे बारिश में पानी में भीग रही है, चलो हम उनकी मदद करते हैं। 5 कार से उतरकर उस बूढ़ी महिला के पास आते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो बूढ़ी महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी माँ दामिनी थी, जो बुखार में भूखी प्यासी बारिश के पानी में तड़प रही थी। ये देखकर 5 के होश उड़ जाते हैं। माँ, अरे बहनों, ये तो माँ है माँ। तभी 5 दामिनी को हॉस्पिटल ले जाती हैं। थोड़े समय बाद दामिनी को होश आता है तो वो अपनी 5 बेटियों को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। माँ, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? हमें तो लगा था आप मर चुके हो। कैसी बेटियां हो तुम, अपनी माँ को इस बुढ़ापे में छोड़कर चली गई। अरे तुम्हारे जाने के बाद मुखिया जी ने अपने पैसों के बदले मुझे अपने घर से निकाल दिया। तब से मैं भूखी प्यासी इधर से उधर भीख मांगती घूम रही थी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बनाने में अपना जीवन दांव पे लगा दिया था और तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई। ये सुनकर 5 रोने लगते हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए माँ, शहर के माहौल में और अपनी पढ़ाई में हम आपको भूल चुके थे, हमें माफ कर दीजिए माँ, हमसे गलती हो गई। दामिनी की 5 बेटियां अपनी माँ के कदमों में गिरकर दामिनी से माफी मांगती हैं। तभी 5 अपनी माँ को शहर ले आते हैं और अपने बड़े से घर में रहकर अपनी माँ की खूब सेवा करती हैं। नैना के भाई यश की हल्दी की रस्म चल रही होती है और नैना अपने भाई को हल्दी लगा रही होती है। तभी मनोरमा कहती है, अरे नैना, ये तो क्या कर रही है? अरे अपने मनहूस काले लंबे हाथों से क्यों अपने भाई को हल्दी लगा रही है? तुझसे तेरे भाई की खुशियाँ देखी नहीं जा रही क्या? लगता है यह भागिन अपने भाई की खुशियाँ खा कर ही मानेगी।
मनोरमा की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर बेचारी नैना रोते हुए हल्दी की रस्म के बीच से भागकर अकेले में जाकर फूट फूट कर रोती है। तभी कौशल्या उसके पास आकर आंसू पोंछते हुए कहती है, मत रो मेरी बच्ची, पता नहीं क्यों इस दुनिया से मेरी बच्ची की खुशियां देखी ही नहीं जाती। चुप हो जा नैना। मैं ठीक हूँ माँ, तू मेरी चिंता मत कर। वैसे भी इन तानों की तो अब मुझे आदत हो चुकी है। अगले दिन कौशल्या अपने बेटे यश की मनपसंद से उसकी शादी अंग्रेजन लिली से करके उसे बहू बनाकर ले आती है। नैना बेटी, आरती की थाली ले आ। जी माँ, अभी लाई, ये लीजिए। नैना का अपनी ननंद होने से अनजान दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी लिली कहती है, यश, हु इज शी? ये मेरी बहन नैना है लिली। व्हाट? यश, तुम्हारी एक बहन भी थी? तुमने ये बात पहले मुझे बताना क्यों नहीं समझा? जवाब दो यश। लिली को इस तरह से सवाल पूछता देखकर नैना घबरा जाती है और भराई आंखों से अपनी अंग्रेजन भाभी से कहती है, भाभी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं। मैंने ही उन्हें अपने बारे में आपको बताने के लिए मना किया था। आप तो लाखों में एक हैं भाभी, कमी तो मुझ काली कलोटी लंबे हाथ वाली ननन में है। मैं जानती हूँ मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मगर कोई बात नहीं, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। नो नो, आई डिडंट नॉट मीन इट। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी ननद मिली। बट ये बात मुझसे छुपाया क्यों गया? बताइए सच माँ। माँ को भी मैंने ही मना किया था भाभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे लंबे हाथों और काले होने के कारण मेरे यश भैया की खुशियाँ उनसे दूर हों। ओहो मेरी प्यारी ननद, इस दुनिया का तो काम ही है बातें बनाना, मगर मेरे लिए तुम सबसे स्पेशल गिफ्ट हो, समझी? अपनी अंग्रेजन भाभी के मन में अपने लिए प्यार भरा देखकर नैना की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। लिली भाभी, मुझे तो लगा था कि औरों की तरह आप भी मुझे पसंद नहीं करोगी और मेरे लंबे हाथ देखकर मुझसे दूर भागोगी, मुझे कभी नहीं अपनाओगी, मगर भगवान ने मुझ बदनसीब ननद को आप जैसी भाभी देकर मेरे दामन को खुशियों से भर दिया। ये हुई ना बात। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा स्वागत मेरे लंबे हाथ वाले ननद के हाथों से हो। करोगी ना मेरा स्वागत? हाँ भाभी, जरूर करूंगी। फिर नैना खुशी के साथ अपनी अंग्रेजन भाभी का स्वागत करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। तभी एक शाम नैना अपनी भाभी के पास आती है, जहाँ लिली हाथ फैलाकर अपना सूटकेस उतारने की कोशिश कर रही होती है। उधर आ भाभी, अंदर आ जाऊं क्या? आओ ना नैना, देखो ना यश मेरा सूटकेस कितना ऊपर रखकर चले गए हैं, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा, कब से कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं उतार देती हूँ। नैना जल्दी से अपने लंबे हाथ बढ़ाकर सूटकेस उतार देती है। ये लीजिए भाभी, आपका सूटकेस। क्या बात है मेरी प्यारी ननद, तुम्हें तो सूटकेस उठाने में एक सेकंड भी नहीं लगा। ब्रिलियंट। अच्छा भाभी, माँ ने कहा है शाम को हमें कामिनी आंटी की बेटी मीता की मेहंदी के फंक्शन में जाना है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ओके मेरी प्यारी ननद। फिर शाम को कौशल्या अपनी बहू और बेटी के साथ मेहंदी के फंक्शन में जाती है। बेटी की मेहंदी की बहुत बहुत बधाई हो कामिनी जी। थैंक यू सो मच कौशल्या। लिली बहू, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर सभी के साथ मेहंदी लगवाओ। जी आंटी। चलो नैना। लिली बहू, तुम्हें मेहंदी लगवानी है तो लगवा लो, मगर मैं तुम्हारी इस लंबे हाथ वाली मनहूस ननद को अपनी बेटी की शादी की मेहंदी नहीं लगने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की आने वाली खुशियां दुख में बदल जाएं। इनफ कामिनी आंटी, मेरी ननद के लिए अब एक और वर्ड नहीं बोलना। अरे तुम तो अपनी इस काली कलोटी बैंगन लोटी ननद के लिए ऐसी अदालत खड़ी कर रही हो जैसे कि ये मिस इंडिया हो। सारी जिंदगी अपनी इस लंबे हाथों वाली मनहूस ननद के लिए ऐसे ही लोगों से लड़ती फिरना, क्योंकि शादी तो इसकी होने से रही। इस तरह से अमीर घमंड कामिनी रिश्तेदारों और मेहमानों से भरी मेहंदी के फंक्शन के बीच नैना के लंबे हाथों और उसके काले रंग की बहुत बेइज्जती करती है, जिस कारण नैना की आंखें डबडबा जाती हैं। अपनी ननद की आंखों में आंसू देखकर उसकी अंग्रेजन भाभी गुस्से में भड़कते हुए कामिनी को बहुत सुनाती है। इनफ इज इनफ मिसेस कामिनी, बहुत बोल दिया आपने, मगर इस अंग्रेजन भाभी का वादा है कि मैं अपने लंबे हाथों वाली ननद की शादी एक अच्छे से घर में कराऊंगी। उसकी शादी भी होगी और उसके हाथों में मेहंदी भी लगेगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चलो नैना। अब लिली अपनी लंबे हाथों वाली ननद के लिए शादी के रिश्ते देखना शुरू कर देती है।
नैना के लंबे हाथों के कारण रिश्ते वाले उसे ठुकरा देते हैं। लिली भाभी, अब आप मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दीजिए। शायद आपकी इस ननद के हाथों में शादी की मेहंदी लगना लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है नैना, भगवान ने सबके लिए किसी न किसी को बनाया है। बट सासू माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर नैना के हाथ इतने लंबे क्यों हैं? ये सारी की सारी गलती मेरी ही है लिली बहू। जब नैना मेरे पेट में थी तब ग्रहण लगा हुआ था। मेरी सास ने मुझे ग्रहण में निकलने से मना किया था, मगर मुझे निकलना पड़ा और उसका असर बहुत बुरा हुआ और मेरी फूल जैसी बच्ची पर वो असर पड़ा और जन्म के वक्त से ही इसके हाथ लंबे थे। ये सुनकर लिली अपनी ननद की शादी के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती है, डियर गॉड, अगर आपने मेरी ननद को लंबे हाथ देकर उसे बाकी लोगों से अलग बनाया है तो आपने उसका लाइफ पार्टनर भी बनाया होगा। प्लीज उसे मिला दीजिए। इस तरह से वक्त बीत जाता है और फिर नैना के लिए बहुत ही अच्छी अमीर खानदान से शौर्य का रिश्ता आता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। लिली भाभी, मुझे आपकी नंद बहुत पसंद है। मैं अपनी पूरी जिंदगी नैना के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर नैना के चेहरे पर शर्माहट भरी मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों परिवारों की आपस में सहमति से शादी पक्की हो जाती है। अब कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है और आखिरकार नैना की मेहंदी की रस्म का दिन भी आ जाता है। नजर उठाकर खुद को आईने में तो देखो मेरी प्यारी ननद, कितनी सुंदर लग रही हो। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर न लगे। आज तुम्हारी मेहंदी की रस्म है नैना, और तुम्हारी ये भाभी अपने हाथों से तुम्हें शादी की सुंदर मेहंदी लगाएगी। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है और नैना की अंग्रेजन भाभी खुशी के साथ उसके दोनों लंबे हाथों पर बहुत ही बढ़िया सी मेहंदी के डिजाइन लगाती है। फाइनली लग गई मेहंदी। देखकर बताओ तो मेरी प्यारी ननद, कैसी लगाई है मैंने तुम्हारे हाथों पर मेहंदी। नैना अपने हाथों पर लगी हुई मेहंदी को निहारते हुए खुशी के आंसू भरी आंखों से कहती है, बहुत ही सुंदर मेहंदी है भाभी। मेरी जिंदगी में ये खुशियों भरा दिन आज सिर्फ आपकी ही वजह से आया है। लिली भाभी, थैंक यू सो मच भाभी, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। अब देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है और लिली अपनी ननद को दुल्हन बनाकर बहुत ही खुशी से उसके मेकअप करती है और मंडप में ले जाती है, जहाँ बड़े ही धूमधाम से नैना की शादी शौर्य के साथ हो जाती है। जाओ मेरी प्यारी ननद, भगवान करे आप तुम्हारी इस नई जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, किसी भी गम का नामो निशान ना हो। आई विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। आखिर में अंग्रेजन भाभी अपने लंबे हाथ वाली ननद की खुशियों भरी विदाई करती है। वहीं शादी में आई वो सभी औरतें जो कल तक नैना को उसके लंबे हाथों और काले रंग के लिए कोसा करती थीं और ताने दिया करती थीं, वो उसकी जोड़ी को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हुए रह जाती हैं। साथियों, ये इस दुनिया का कड़वा सच है। अगर आप दुखी हैं, बदसूरत दिखते हैं, तो भी आपको देखकर बातें बनाएगी, और अगर आप खुश हैं तो भी। इसीलिए किसी की कमजोरी नहीं बनना ही है तो लिली की तरह किसी की हिम्मत और हौसला बनिए।